नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का गठन कैसे किया जाता है, फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है और वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या होता है। और जानेंगे इस वीडियो में कि FRBM एक्ट 2003 क्या है। साथ ही समझेंगे कि रिसोर्स कर्व्स की प्रॉब्लम किसे कहते हैं और जो साउथ वाले स्टेट हैं वो क्यों ये स्टेट कर रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो हमारे खिलाफ है और हमें इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हमारे अगेंस्ट है। सो इन सारी ये बड़ा मुद्दा क्या है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल 280 के तहत भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और जो वेरी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन गठन की गई थी वो 1951 में की गई थी और जो लेटेस्ट की गई है वो 15th फाइनेंस कमीशन गठन किया गया है। एक फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट 5 साल तक के लिए लागू रहता है, 5 इयर्स तक उसके हिसाब से रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये सारा पैसा सेंटर के पास जाता है, तो सेंटर स्टेट्स को क्यों बांटता है इन पैसों को, फाइनेंस कमीशन क्यों बोलता है कि आप स्टेट्स को दो पैसे। सो देखिए, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू के जो बड़े बड़े सोर्स हैं जैसे आपका इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, आपका सर्विस टैक्स हुआ या फिर आपका एक्साइज हुआ, ये सारे के सारे सेंटर कलेक्ट करता है। ये सब के सब सेंटर के पास जाते हैं। स्टेट्स के पास तो बस कुछ ही सेल्स टैक्स हो गया और बाकी एग्रीकल्चर पे तो टैक्स वैसे ही लगता और बहुत सारी छोटे छोटे उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं। तो उनके पास जो मेजोरिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन के जो टैक्स लगते हैं वो उनके पास नहीं जाते, वो सेंटर के पास आते हैं। तो इसलिए सेंटर को कहा जाता है कि उन पैसों में से संविधान के हिसाब से सेंटर को उन पैसों में से स्टेट्स को देना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो फाइनेंस कमीशन इसके लिए गठन किया गया और फाइनेंस कमीशन ये फॉर्मूला बताता है, हर 5 साल में फॉर्मूला बताता है कि किस हिसाब से ये जो सेंटर से स्टेट्स की तरफ रेवेन्यू जाना चाहिए, कितना % जाना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं वो लोग। तो करंट जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन जो गठन किया गया था, वो NK सिंह के वो चेयरमैन थे। फाइनेंस कमीशन में 5 लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। पहले एक तो उनके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन वो होना चाहिए जो पब्लिक अफेयर्स में बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स लाइफ का, और 4 जो लोग उनके मेंबर होने चाहिए। वो मेंबर्स की क्राइटेरिया ये है कि आइदर वो 4 हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो नियुक्त होने के लिए, और पब्लिक अकाउंट सरकार के अकाउंट में और स्टैटिक्स में उनकी एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो। सो उनको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन में। ये अपॉइंटिंग क्राइटेरिया है और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। सो ये रही अपॉइंटिंग क्राइटेरिया और आर्टिकल 280 के तहत ये फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अब समझते हैं कि जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन, YV रेड्डी के जो चेयरमैनशिप में जो बनी थी, उसने 42% डिवोल्यूशन किया था कि जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सबसे पहले समझते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे जाते हैं सिर्फ उन्हीं पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे सकता है कि आप इस पे बाकी किसी में नहीं। तो जो भी सेस होता है, सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और ऐसे बहुत सारे फंड्स वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाते हैं, तो उन पे सेस, सरचार्ज और ऐसे बहुत सारी चीजों पे केंद्र फाइनेंस कमीशन नहीं बोल सकता कि आपको इस पे से डिवॉल्व करना है और डिवोल्यूशन करा भी नहीं सकता, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। तो सिर्फ फाइनेंस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे जाते हैं, जो टैक्स के पैसे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का वो डिवीजन करा सकते हैं। सो उसमें से जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने बोला था कि 42% डिवॉल्व करना है, कि 100 रुपए में से 42% स्टेट्स को जाएगा और बाकी जो पैसे 58 रुपीज रहेंगे वो रहेगा आपका सेंटर के पास। बट ये 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% कर दिया। उससे पहले तो 32% था, जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसमें तो 32% था। फिर YV रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन में उन्होंने 42 कर दिया, और फिर ये 15th फाइनेंस कमीशन है जो NK सिंह के चेयरमैनशिप में, इन्होंने इसको 41 कर दिया। 41 इसलिए कि उन्होंने कारण दिया इसके, क्योंकि 41 में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी गठन हुआ है और यूनियन टेरिटरी बनी है उसका, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सो उसके लिए उनको पैसे चाहिए और उनके लिए उनको फंड देना है, ये सब करना है, तो उसके लिए उन्होंने कम किया कि सेंटर को अभी एक्स्ट्रा बर्डन तो ऑलरेडी है और सेंटर को जम्मू एंड कश्मीर के लिए सब करना पड़ेगा। सो 41% किया है।
कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सबसे पहले बात समझते हैं कि फाइनेंस कमीशन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फाइनेंस कमीशन का पहला काम होता है कि वो वर्टिकल डेवोल्यूशन देखे, वर्टिकल डेवोल्यूशन डिसाइड करे कि सेंटर के पास कितना रहना चाहिए, स्टेट के पास कितना रहना चाहिए। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन का देखना है कि सेंटर के पास, अभी जैसे इस कमीशन ने बोला कि 41% स्टेट्स के पास जाएगा, बाकी सेंटर के पास रहेगा। सो वर्टिकल डेवोल्यूशन है। फिर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल, ये भी काम है उसका डिसाइड करना है कि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कितना होना चाहिए। वर्टिकल डेवोल्यूशन तो ये होगा कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होगा कि स्टेट्स को जब 41% दे दिया तो अब पूरे स्टेट्स में जो अदर स्टेट्स हैं उनमें कैसे डिवाइड होगा उन 41% में से। सो वो होता है हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया, वो भी डिसाइड करना है फाइनेंस कमीशन को। तीसरा, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड में पैसे जो देने होते हैं स्टेट्स को, जो पैसे सेंटर देता है स्टेट्स को, तो वो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ग्रांट एड की क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, किस बिहाफ पे वो उनको एड देने हैं, उनके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। और चौथा कि ये भी रिकमेंडेशन देना होता है कि जो पंचायती राज है उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्या करना चाहिए, उनको अपने फंड को कैसे ऑगमेंट करना चाहिए कि वो पंचायत राज को और मजबूत कर सके और फंड दे सके। इसके अलावा और ऐसा कोई मैटर, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर जो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि देना चाहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फाइनेंस कमीशन को, कि आप इस बारे में भी हमें सुझाइए। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्राइवेटाइजेशन करना है, या फिर पब्लिक यूटिलिटी पे कोई चीज है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि प्लीज आप इस पे हमें बताइए, इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उस पर भी फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देना होता है। तो ये रहे मोटा मोटी फाइनेंस कमीशन के टास्क कि फाइनेंस कमीशन को क्या करना होता है, फाइनेंस कमीशन कैसे। अब बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन वर्टिकल डेवोल्यूशन तो इतना समझ में आ गया कि वर्टिकल डेवोल्यूशन जो हुआ है वो तो सिंपल है कि 41% दे दिया स्टेट्स को और बाकी सेंटर के पास रह गया। बट अब आते हैं कि स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कैसे होता है। तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए 5 ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं। पहला पैरामीटर इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपका एरिया जिसका जितना ज्यादा रहेगा जिस स्टेट का उसको उतना शेयर मिलेगा। एरिया का इन्होंने वेटेज रखते हैं। अब इन्होंने वेटेज डिसाइड किया हुआ है कि मान लीजिए कि 5 क्राइटेरिया में 5 क्राइटेरिया रखे और 5 क्राइटेरिया के हर क्राइटेरिया के वेटेज डिसाइड किए हुए हैं कि ये क्राइटेरिया के इतने वेट होंगे और उसके हिसाब से वो आपको शेयर मिलेगी। तो स्टेट्स के लिए, एरिया के लिए इन्होंने रखे हुए हैं 15%, सबके लिए फ्लैट 15%। एरिया के हिसाब से 15% आपको, जितना ज्यादा एरिया होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका पॉपुलेशन। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने 2 पॉपुलेशन रखे थे, 1971 के पॉपुलेशन रखे थे और 2011 के पॉपुलेशन रखे थे। जबकि इस वाले कमीशन ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने सिर्फ आपके 2011 के पॉपुलेशन रखे हैं, 1971 के पॉपुलेशन नहीं रखे। यहीं पे कैच है, आगे बात करेंगे क्यों इसी के लिए एजिटेट कर रहे हैं साउथ वाले स्टेट, वो विद्रोह इसलिए कर रहे हैं, बात करेंगे आगे इसके बारे में। सो 2011 का पॉपुलेशन इसमें काउंट किया है। तीसरा काउंट किया है आपका होता है इसमें इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या होता है अब समझिए। इनकम डिस्टेंस होता है जनरली कि मान लीजिए कि एक बिहार है, उसका प्रति व्यक्ति इनकम मान लीजिए 100 रुपये है, और महाराष्ट्र है उनमें प्रति व्यक्ति इनकम 1000 रुपये है। तो इनकम डिस्टेंस देखिएगा तो 900 रुपये का होता है। तो मतलब कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्या है किसी स्टेट में और लोएस्ट क्या है पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में जो गैप होता है वो होता है आपका इनकम डिस्टेंस। तो आप जितना इनकम डिस्टेंस आपका ज्यादा रहेगा उतना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा शेयर में। जैसे कि मान लीजिए बिहार पर कैपिटा इनकम बहुत कम है तो उसमें उसको शेयर ज्यादा मिलेगा, जबकि तो यहाँ पे भी कैच है क्योंकि ऐसे साउथ वाले स्टेट ऐसा कर रहे हैं कि वो 100 रुपये देते हैं सेंटर को टैक्स में, उनके यहाँ से कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 100 रुपये टैक्स में, और उनको रिटर्न में मिलता है जब शेयर होती है, जब डिवाइड होता है फाइनेंस कमीशन के हिसाब से तो 13 रुपये 15 रुपये। तो वो इजिली एजिटेट कर रहे हैं कि हमारा वेल्थ ड्रेन हो रहा है। आप एक्चुअली ये जो आपके नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट्स हैं कुछ किसी तरह का कोई रिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं करते, किसी तरह का कोई एक्शन लेते नहीं है, और फाइनेंस कमीशन के और ये खैरात का पैसा लेते रहते हैं और आराम से बैठ के खाते हैं और किसी तरह का उनको कोई टेंशन भी नहीं होता है। इसके लिए आगे बात करेंगे। सो ये एक इनकम डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इनकम डिस्टेंस हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन 2011 का, आपका एरिया हो गया। चौथा इन्होंने लिया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर इसके लिए भी आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में काम किया है तो आपको इन्होंने वेटेज दिया है 12.5% का वेटेज दिया है कि आपको उसके हिसाब से मिलेगा।
पांचवा क्राइटेरिया इन्होंने लिया है कि आपका टैक्स एफिशिएंसी, आप टैक्स कितने अच्छी तरह से कलेक्ट करते हो। अगर टैक्स अच्छा कलेक्ट करते हो तो आपको 2.5% का, ये नया इस बार इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन्होंने। सो 15th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है, टैक्स एफिशिएंसी वाली चीज। 2.5% इसको वेटेज दिया है। सो इन वेटेज के हिसाब से, ये वेटेज सबके सामने डिसाइड है, और जिस स्टेट का जैसा क्राइटेरिया फॉलो होता है, वो जिस हिसाब से परफॉर्म करता है इन पांचों क्राइटेरिया पे, उसके हिसाब से उनका शेयर बनता है। सो ये रहा आपका कि इसके हिसाब से आपका डिवीजन होता है। अब साउथ वाले स्टेट इसमें इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि देखिए, एक तो आपने 1971 का पॉपुलेशन नहीं लिया है, 2011 का पॉपुलेशन लिया है। तो 2011 का पॉपुलेशन तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो यूपी, बिहार और ऐसे स्टेट्स हैं, इन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर सही से अपनाए नहीं है थ्रू आउट द टाइम, और इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है, किसी तरह का कोई कंट्रोल मेजर नहीं लिया है। और हमने आपके सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं, हमने पॉपुलेशन मेजर कंट्रोल अपनाया है, उसमें पैसे खर्च किए हैं, सब कुछ किए हैं। तो आप हमें बजाय कि आप हमें रिवार्ड करो इसके लिए इनाम दो, आप हमें पनिश कर रहे हो। बात भी सही है उनकी, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो केरला में जो फर्टिलिटी रेट है वो इतनी कम है कि ऑलमोस्ट, मतलब उनका जो 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो 4.2% है, जबकि बिहार में 25% है, और ऐसे सारे स्टेट्स में। तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर उन्होंने बेहतर तरीके से अपनाया तो उनको रिवार्ड करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ही पॉपुलेशन है। तो ये चीज के लिए एजिटेट कर रहे हैं कि हम आपकी फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्यों करें, हम आपकी चीजों को क्यों करें जो जब हमें उसके लिए पनिश किया जाता है। तो बात भी सही है। दूसरा कि ये नॉर्थ स्टेट वाले कुछ करते नहीं है, किसी तरह का कोई इफर्ट्स नहीं लगाते हैं, और आप उनको एक्स्ट्रा वो कर रहे हो, रिवार्ड कर रहे हो, उनकी गलतियों के लिए उनको रिवार्ड कर रहे हो। और बात भी सही है। अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक सर्वे ने 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे ने ये दिया था कि रिसोर्स कर्ज का प्रॉब्लम चल रहा है। रिसोर्स कर्ज का प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए, जिसके पास ऐसा, ये देखा गया स्टडी में कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके यहाँ करप्शन नहीं है, या फिर उसके यहाँ लूट मार नहीं मची है, या फिर उसके यहाँ बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके यहाँ हुई नहीं है। तो यानी कि अगर फ्री का पैसा आता है तो आप लेजी हो जाते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। और ये बात सच भी है। आप ध्यान से देखिए, आप बिहार, यूपी और बहुत सारे स्टेट्स का बजट देखेंगे, इनका बजट बहुत ज्यादा है, इनको ग्रांट में भी बहुत पैसे मिलते हैं, बट डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है, किसी पॉलिसी इंप्लीमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है, इंफ्रा के नाम पे इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, और ये क्योंकि इनको पता है कि सेंटर से तो पैसे आ ही जाएंगे हमें, और हमारा काम तो चल ही जाएगा। सो ये रिसोर्स कर्ज का प्रॉब्लम है कि आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। गुजरात है या फिर दूसरे स्टेट्स हैं, वो गुजरात वाइब्रेंट समिट लगाते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जो उनके यहाँ कुछ नए रोजगार, इंफ्रा पे पैसे खर्च करते हैं, इंफ्रा पे काफी काम करते हैं। लेकिन यही बिहार में और ऐसे स्टेट्स में इन्होंने क्या किया है, किसी तरह के कोई एक्शन नहीं लिया, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि बस हमें क्या करना है, हम तो इलेक्शन आएगा तो फिर वही। तो ये इनकी लेवल ऑफ नेग्लिजेंस दिखाती है। तो ये रिसोर्स कर्ज का ही प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं कि आप बिहार और जैसे जो पिछले स्टेट्स है उनको बहुत ज्यादा पैसा दे दो तो ये अपना डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने इतने सालों से नहीं किया है। तो अब इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला है कि अब इनको इतने पैसे देने की और इतने करने की जरूरत नहीं, इनको पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की जरूरत है। तो ये रिसोर्स कर्ज का प्रॉब्लम है कि आपके पास फ्री में पैसे आ जाएं तो आप कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, आप आलसी होकर मस्त हो जाएंगे और आराम से खाएंगे पिएंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। और ये सच भी है। दूसरा एक है कि एक टैक्स इफिशिएंसी। अब देखिए, जो पूरे स्टेट्स हैं वो टैक्स प्रॉपर कलेक्ट करते नहीं है, लोगों से प्रॉपर टैक्स लेते नहीं है और सेंटर के भरोसे बैठे रहते हैं। तो टैक्स इफिशिएंसी का मामला इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर टैक्स आपने प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया है तो आप पनिश हो सकते हैं, आपको शेयर में कम पैसे मिलेंगे। तीसरा एक मामला इसमें होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के लिए डिसाइड किया गया है कि आप अपना इनकम और आपका खर्च में जो गैप होना चाहिए, मैक्सिमम आप 3 और 3.5 से ज्यादा आप ये गैप नहीं रख सकते। 3.5 तक है ये, ठीक है, कि आप जितना आपके पास टैक्स और भी अदर सोर्सेस है, जितना आपके पास इनकम आता है और आप जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू, उसको फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट आपकी इनकम और आपके खर्च में जो मैक्सिमम 3.5 का डिफरेंस होना चाहिए, कि आप अपने इनकम से 3.5% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। अगर आप खर्च करते हैं तो आपको ये जो क्राइटेरिया है इसमें पनिश किया जाएगा। तो ये भी एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है। हालांकि इस बार तो ये फॉलो भी नहीं हो पाया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक एस्केप क्लॉज भी है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट में एक एस्केप क्लॉज है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, कोई वॉर हो जाता है, कोई पेंडेमिक हो जाती है, तो आप इस केस में ये क्लॉज इन्वोक कर सकते हैं और आप इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, 3.5 से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। और सिमिलर इस बार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल करके ये कोरोना को, और उन्होंने ये एस्केप क्लॉज जो है इन्वोक कर दिया है, यानी कि वो अब एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं इसके लिए आपके एक्सपेंडिचर में। सो ऑलरेडी उन्होंने तो इन्वोक कर ही दिया इस चीज का। दूसरा कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ऑफ बजटिंग का। एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेस से पैसा लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट, और ये कहीं पे भी नहीं दिखाते हैं कि वो हमने कर्जे में लिया है, और वो उनका रेवेन्यू उनके फिजिकल डेफिसिट में काउंट ही नहीं होता है। और एक्चुअल होना चाहिए तो 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए FRBM एक्ट 2003 के हिसाब से, बट ये चूंकि उनको अकाउंटिंग में दिखाते नहीं है और ऑफ बजट बहुत सारे ये कर्जे ले लेते हैं और उनको दिखाते नहीं है, तो एक स्टडी ने बताया था कि ऑलमोस्ट हमारा जो 3.5 होना चाहिए के हिसाब से, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट 5% से भी ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, 5% से भी ज्यादा है। तो ये ऑफ बजटिंग का भी एक प्रॉब्लम है, वो अलग प्रॉब्लम है। दूसरा, ये तो समझ में आ गया आपको कि फाइनेंस कमीशन है, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं और किस क्राइटेरिया पे वो डिवाइड करते हैं, और सेंटर स्टेट्स जो साउथ स्टेट है वो क्यों एजिटेट कर रहे हैं नॉर्थ के अगेंस्ट की ये चीजें। दूसरा कि इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन शुरू में नहीं था, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी ये सब इंट्रोड्यूस हुई थी 1983 में, उसी समय स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि वो देखे कि पंचायती राज जो है और म्यूनिसिपैलिटी और जो भी थर्ड टीयर ऑफ दी हमारी गवर्नमेंट है, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, उनमें उनका फाइनेंस प्रॉपर हो और उनको प्रॉपर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन मिले। सो इस वीडियो में हमने जाना कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्यों गठित की जाती है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल रिवोल्यूशन किया जाता है तो उसके क्राइटेरिया क्या हैं, और ये साउथ वाले स्टेट क्यों एजिटेट कर रहे हैं नॉर्थ स्टेट्स वालों के अगेंस्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 क्या है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की गठन कब हुई थी और उनके फंक्शन